हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसा रहा आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर? आई नो पेपर में थोड़े वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने आपका बेस्ट दिया होगा। और अगर किसी का पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल गया हो तो घबराने वाली बात नहीं है। सीबीएसई भी इस मामले में थोड़ा लीनियंट है कि जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो चेकिंग वो लोग थोड़ी सी इजी करते हैं, थोड़ी सी मॉडरेट कर देते हैं, और जब पेपर इजी आता है तो चेकिंग भी धड़मले से अच्छी वाली करते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, नंबर अच्छे जाएंगे। पेपर हो गया है, आने वाले पेपर पे फोकस करो, इस पेपर पे मत करो, ये तो हो गया। और ठीक है, मुझ पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, आपके ओवरऑल मार्क्स सही आएंगे। आपने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, मार्क्स सही आएंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ कुछ इजी भी थे, तो घबराना नहीं है, चेकिंग बढ़िया से होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग करने वाले हैं आपके पेपर का सोल्यूशन। उसमें भी जो सेट 3 है, सेट 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो सभी के लिए ये पेपर यूजफुल रहेगा, इसका सोल्यूशन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग रहते हैं वो ठीक है, वो आप लोग आपके हिसाब से देख लीजिएगा। पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, हम लोग फटाफट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं आंसर्स आपको बताते जाऊंगा कि क्या होना चाहिए। ठीक, highlight the importance of the strategy of non-congressium forwarded by राम मनोहर लोहिया in 1967 जनरल इलेक्शन। नॉन कांग्रेसियम क्या था कि जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, सारे लोग साथ में आए और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में लड़ो। अब क्यों इनको साथ में आना जरूरी था, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी? अगर ये सब लोग इंडिविजुअल लड़ते तो ये कभी भी कांग्रेस से नहीं जीत पाते। जब यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई, सारी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आ गई, तो क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में, करीब करीब 9 स्टेट में यहाँ पे क्या होता है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। तो कांग्रेस को हराने के लिए नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी को अपनाना जरूरी था। अगर ये नॉन कांग्रेसियम नहीं रहता तो कांग्रेस उन 9 स्टेट में भी जीत जाती। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 4 एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो वाटर में हमारा कॉपरेशन है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, वाटर, साइंस, इनोवेशन, स्पेस। ठीक है, यहां सब में हमारा कॉपरेशन है। एक हो गया वाटर, एक हो गया एग्रीकल्चर, साइंस एंड इनोवेशन और स्पेस। ये 4 पॉइंट यहां पे हो गए हैं, जिसमें कि मैंने एग्रीकल्चर बार बार और साइंस तो मैंने बार बार आपको लाइव सेशन में चलाया है। आई थिंक ये तो आपने लिखा होगा। तो 4 एरिया ऑफ कॉपरेशन, एक एरिया ऑफ कॉपरेशन के आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एक एरिया लिखा तो आधा नंबर, आधा आधा करके 2 नंबर में हमें 4 कॉपरेशन वाले एरियाज यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, बट आपने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, इतना तो एक गैस मारा होगा कि कहाँ कहाँ कॉपरेशन हो सकता है। वैसे हमारे लगभग हर फील्ड में होते हैं, तो जिसने थोड़ा बहुत गैस मारा होगा, मैंने ये जो 4 बताए इसके अलावा भी कॉपरेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन चारों जगह ही कॉपरेशन है। ठीक है, तो गैस वर्क में भी सही हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा सवाल क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, highlight any 2 major problem faced by the Election Commission of India for holding the first general election in 1952। पहला क्या, यहाँ पे हमें 2 प्रॉब्लम्स बताना है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स बताना है कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था उसमें क्या 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना था, है ना, हमारे देश को इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं कि ये भोपाल की सीट से ये जीता, इंदौर की सीट से ये जीता, दिल्ली की सीट से ये जीता, प्रयागराज की सीट से ये जीता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देता है। तो जो डीलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन। तो जो डीलिमिटेशन की जो समस्या थी वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही थी। दूसरी समस्या ये थी कि जब पहला इलेक्शन था, पहले इलेक्शन में मात्र देश में 15% लोग ही लिटरेट थे, तो वो लोग कैसे वोट करेंगे, क्या होगा, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, ये दूसरा इशू था। तीसरा, ये भी लिख सकते हो कि इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शन करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी सारी मशीनरी को इकट्ठा करना, इतने सारे हम लोग देखिए पुलिस फोर्सेज और बाकी सारे फोर्सेज को वहां पे लगाना, तो ये एक अपना आप में चैलेंज था। तो ऐसे मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं, आपने कोई भी 2 पॉइंट लिख दिए होंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक वाला था, इजी वाला था, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा।
नाउ नेम एनी 4 कंट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। वेरी इजी क्वेश्चन, 4 कंट्री का नाम बताओ जो कि साउथ एशिया में इंक्लूडेड है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, कोई भी अपने 4 कंट्री यहां पे लिख दी होगी। तो यहां के 2 नंबर तो अपने एकदम पक्के हो गए हैं। ठीक है, अगला सवाल, explain the nature of Congress dominance after the independence in relations in the other country। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बोला कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस बताओ देश के आजादी के बाद में। हमने देखा कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती थी, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती थी। ठीक है, इन रिलेशन टू द डेमोक्रेसी इन अदर कंट्रीज। अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखें तो उनमें इतना एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिला। अब ये भी था कि इंडिया में हमें कांग्रेस सिस्टम क्यों देखने को मिला, क्योंकि देश आजाद हुआ था, उसमें कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस आइडियोलॉजी के ही लोग थे, उस समय की कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे। कांग्रेस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप से, है ना, विद इन दी कांग्रेस बहुत सारे ग्रुप से, और अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को अकोमोडेट करके कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। इवन हम लोग देश आजाद होने के बाद में भी देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे हमने ये देखा था कि कांग्रेस में वो लोग भी हैं जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से विरोध करते हैं, वो लोग भी थे और वो लोग मंत्री भी थे। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चला। वहीं दूसरी कंट्री में एज सच हमें इतना कुछ और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखने को नहीं मिली जैसा ये कांग्रेस का वो था। नेक्स्ट, वाई कोएलिशन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्यों बनती है? जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसका सपोर्ट लेती है टू गेट दी मेजॉरिटी और सरकार बनाती है। ये हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल सा लिखना था। आई होप आपने आंसर यहां पे लिख दिया होगा। अगला सवाल, ये और नहीं है यहां पे, ठीक। Why did the people of China did not receive the benefit of the reform where its economy has improved dramatically? ठीक है, कोई 2 रीजन देना है। पहला रीजन आप यहां पे ये दे सकते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि जो चाइना में जो रिफॉर्म आ रहे थे वो अर्बन एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो रूरल और अर्बन डिवाइड हमको एक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो अर्बन एरिया वाले लोग तो चलो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रूरल एरियाज में हमें बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही थी। दूसरा, चाइना में जो विमेन पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था, वुमेन इतनी आगे नहीं थी, तो ये जो रिफॉर्म का जो बेनिफिट है ये वुमेन को नहीं मिल पाया। तो रूरल अर्बन डिवाइड, एक आपने वुमेन लिख दिया, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म आसियान वे। आसियान वे क्या है? यहाँ पे आसियान वे आप कहो तो यहाँ पे जो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आसियान की कंट्रीज के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग सॉल्व की जाए। ठीक है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर ना हो, ये अपने हिसाब से सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो सारे डिस्प्यूट नेगोशिएशन मीडिएशन से सुलझा लेंगे और ये अपने आप को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट करेगी, ये सारे देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आसियान का अपना तरीका है सारे डिस्प्यूट्स को सुलझाने करने का। तो अपने ये दोनों आंसर्स अच्छे से लिख लिए होंगे, दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था, 1 नंबर का ये था। इसमें भी जो 2 रीजन थे, एक का आधा नंबर, दूसरे का आधा नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला सवाल, एनालाइज एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इमरजेंसी के 2 इफेक्ट बताओ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, लोग अपनी सिविल राइट्स को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज उभर के आई, साथ ही साथ हमने क्या देखा, पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। ठीक है, और एक चीज हमें इमरजेंसी में हमने देखने को मिला कि यहां से डेमोक्रेसी तो इंडिया से नहीं जाने वाली, डेमोक्रेसी तो इंडिया में सस्टेन रहेगी। यहां पे जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स और कटथ्रोट हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई, रीजनल पार्टीज का उभरना हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ में आना हुआ और कांग्रेस को हराना हुआ। क्लियर? तो ये वाला आंसर आपने बखूबी से लिख लिया होगा, तो इसके भी मुझे उम्मीद है कि इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आ गए हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी पे आ गए हैं, हमारा सेक्शन ए हो गया है समाप्त। सेक्शन बी पे यहाँ पे 4-4 नंबर के क्वेश्चन से एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल बताना है जहाँ इंडिया और रशिया के जो हमारे रिलेशन है वो बहुत सही रहे। हमारा जब भी युद्ध हुआ, एग्जाम्पल ले लो 1971 का जो वार था, उसमें जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था तो पाकिस्तान की तरफ से यूएसए हमारे ऊपर अटैक करने आ गया था। तो ये देखते हुए रशिया ने इंडिया की तरफ से आया और रशिया ने भी उनके ऊपर अटैक किया। ठीक है, रशिया ने भी
इंडिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन फिर सप्लाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हमारे युद्ध के समय हमने देखा कि रशिया ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और इसलिए कहते हैं कि रशिया हमारा डियरेस्ट फ्रेंड है, रशिया ने हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप आज के प्रेजेंट के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमें, जैसे एक मैं प्रेजेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बहुत सारे पॉइंट है, देखो ऐसा नहीं कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वही पॉइंट आपको पेपर में लिखने हैं। आप पेपर में आपने जो मतलब वही पॉइंट आपने पेपर में लिखे तो सही है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, सभी आंसर्स के बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो मैं तो आपको जो जो एकदम क्लिक कर रहा है वो मैं फटाफट आपको बताते चाह रहा हूं। एक हम लोग ले सकते हैं कि इंडिया को हमें परमानेंट मेंबर बनना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो रशिया हमारा साथ देता है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखें तो वहां रशिया इंडिया के लिए हमेशा वोट करते रहता है कि हाँ इसे भी परमानेंट मेंबर या होना चाहिए। तो ये करंट के एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। हिस्टोरिकल में मैंने आपको वार वाला एग्जांपल दी थी, और वार सिर्फ 1971 का ही नहीं, इंडिया में जितने भी वार हुए हमारे पाकिस्तान के साथ में, तो रशिया हमें हमेशा सपोर्ट करते आया है। क्लियर है, तो ये वाले पॉइंट आप यहां पे लिख सकते थे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन मालदीव्स। अब मालदीव्स में क्या इशू था, यहाँ पे हम जो मर्सनरीज थे, जो श्रीलंका के जो मर्सनरीज थे वो कू करने मालदीव्स आ गए थे, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और वहां पे मालदीव्स में उनको कू को भगाया, और मालदीव्स में यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो मालदीव्स हम देखते हैं तो एक तरीके से जो श्रीलंका के जो लुटेरे थे एकदम उनके कब्जों में एक तरीके से वैसे आ जाता, लेकिन हमने यहाँ पे, हमारी आर्मी ने हमारे यहाँ पे इन्होंने मालदीव्स को बचाया और यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे मालदीव्स की कहानी थी। मालदीव्स की कहानी इज ए सिंपल वन, तो ये वाले पॉइंट भी आपने सही से लिखा होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। अब आया हमारा मैप वर्क का क्वेश्चन। वो मैप वर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेटमेंट ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ABCD आपको पता ही है कि ABCD में हमें कुछ भी मार्क करना है उस हिसाब से आप कर देंगे। द स्टेट टू विच जयप्रकाश नारायण बिलोंग, जयप्रकाश नारायण कहां से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार आपके मैप में दिया होगा। अगला सवाल, द स्टेट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन मोस्ट ऑफ द लोकसभा सीट इन 1977 इलेक्शन। तो इस पे हम जरा बाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट वेयर राजनारायण कंटेस्टेड द लोकसभा सीट अगेंस्ट द इंदिरा गांधी 1977 इलेक्शन। अब यहां पे ये हो गया यूपी। अब मैप में चलते हैं। ठीक है, द स्टेट वेयर जनता पार्टी वॉन ऑल सीट्स इन 1977 इलेक्शन। अब यहां पे अगर हम यहां आए तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो जयप्रकाश नारायण वाला पहला सवाल था, तो डी में यहां पे हमने ले लिया, ये जेपी का स्टेट हो गया। ठीक, ये जो उत्तर प्रदेश है ये राजनारायण वाला, ये राजनारायण वाला हो गया। अब यहाँ पे था कि 1977 में हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे जो सवाल था यहाँ पे हमको ये देखना था कि यहाँ पे कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने मोस्ट ऑफ द लोकसभा सीट कौन से स्टेट से जीती थी। तो पहले, अभी ये अलग अलग हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला ये रीजन अभी अलग हुआ। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर था, तो ये वो कांग्रेस वाला हो गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इसको मैं जम्मू एंड कश्मीर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर ही था। और दिल्ली में हमने देखा था कि जनता गवर्नमेंट, यहाँ पे जनता गवर्नमेंट सारी की सारी सीट्स ले जाती है। ठीक है, इमरजेंसी के बाद में जनता गवर्नमेंट यहाँ पे सारी की सारी सीट्स ले जाती है इमरजेंसी के बाद में। तो क्लियर है, ये दोनों तो बहुत ही इजी थे। आई थिंक ये दोनों भी आपने कर लिए होंगे। मैंने आपको बार बार एलिमिनेशन मेथड समझाया, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने एलिमिनेशन मेथड से ये सारी चीजें कर ली होगी सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब यहाँ पे आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो इस वाली चीज को हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और में थे, 6 नंबर के थे। आई होप ये आपने बहुत बढ़िया से लिखे होंगे। पहला सवाल है, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स दैट यू थिंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट्री ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 2019 इलेक्शन कंटिन्यूअसली फॉर सेकंड टाइम। अब एनडीए क्यों जीती सेकंड टाइम? मैंने आपसे बोला था एनडीए से क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो पॉलिसी ले लो चाहे कुछ भी ले लो, एनडीए से क्वेश्चन आना बनता ही था। तो क्यों जीती? तो लोगों ने इसकी पॉलिसीज वगैरह पे विश्वास किया। आपने ये लिखा होगा कि लोगों को पॉलिसीज पसंद आई होगी, लोगों को 2014 से लेकर 2019 का सरकार का काम पसंद आया होगा। साथ ही साथ लोग नहीं चाहते थे कि कोएलिशन गवर्नमेंट आए, लोग चाहते थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार रहे और वो आगे भी काम करते रहे। उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नीति, विजन, सारी चीजें अच्छी लगी होगी, इसलिए एनडीए यहां पे कंटिन्यूअसली जीती। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाईलाइट एनी 3 इशू दैट अफेक्टेड द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1899। कौन कौन से इश्यूज थे, एक तो यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट वाला था, अयोध्या डिस्प्यूट, तो इसको आप ले सकते हो सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म वाला डिबेट। दूसरा इशू कौन सा था, दूसरा इशू हमने देखा था यहाँ पे मंडल कमीशन वाला इशू देखा था, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लिख सकते हो कि ये हमारी पॉलिटिक्स में इन्होंने अच्छा खासा डोमिनेट किया, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले सकते हो, अयोध्या डिस्प्यूट ले सकते हो, इसमें स्लैश आप गुजरात रॉयट्स लिख सकते हो, मंडल कमीशन लिख सकते हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिख सकते हो, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज लिख सकते हो। ये तमाम चीजें जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया है, तो ये इश्यूज भी क्लियर हो गए होंगे, ये इश्यूज भी आपको बन गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल, इवेल्युएट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट आपने लिख दिए होंगे, चाहे वो बेनिफिट आपने इकोनॉमिक टर्म्स में लिखा होगा, तो जैसे जैसे ट्रेड ओपन अप हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ महसूस हुई है। कल्चरल टर्म्स में बेनिफिट देखे तो उसने हमारी चॉइसेस को इन्हांस किया है। पहले हमारे पास में सिर्फ मसाला डोसा खाने को मिलता था, आज हम मसाला डोसा हो या बर्गर हो, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव थे उनको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया होगा। एफडीआई आ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, ये तमाम तरीके के बेनिफिट्स आपने यहाँ पे लिख दिए होंगे, ठीक है। इवेल्युएट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। यहां पे आपको लिखना था कि कैसे स्टेट वेलफेयर स्टेट से मिनिमलिस्टिक स्टेट होते जा रहा है ना। आजकल स्टेट का कोई काम नहीं होता है, आजकल सारे काम कौन कर रहे हैं, आजकल सारे काम कॉर्पोरेट कर रही है, ठीक है। पहले ये पानी रोटी ये सब देना स्टेट का काम था, आजकल कॉर्पोरेट ये काम कर रही है। फिर आप और क्या लिख सकते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट आपने लिखा होगा कि जो स्टेट है उसको हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाउंड रहता है, चाहे यूएन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO हो, ये इन सबको इनके नियम कायदे कानून पालन करने पड़ते हैं। तीसरा आप लोग लिख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे नियो कॉलोनियलिज्म को देख रहे हैं। नियो कॉलोनियलिज्म मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो अमीर देश हैं वो इन डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो आते हैं, वो यहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके लेके जाते हैं, अपने वहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, बेच देते हैं हमारे मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक नियो कॉलोनियलिज्म वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई थिंक आपने 3 इफेक्ट बढ़िया से लिख दिए होंगे। पेपर बिल्कुल मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि पेपर थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि क्वेश्चंस एकदम वैसे पूछ लिए गए हैं, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं घबराने वाली बात नहीं है। नंबर अच्छे आएंगे, रिजल्ट का वेट करना, मार्क्स अच्छे आएंगे, आगे आने वाले पेपर का पढ़ो, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स पर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो आपका या हिस्ट्री हो, सारा का सारा आपका 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री की, आप जो भी अब आपका जो भी पेपर है इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री, उन सभी का 100% सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स पर कंप्लीटेड है। मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ना शुरू कर दो, सारी चीजें कंप्लीटेड है तो पढ़ लो, अभी से कर लो। इकोनॉमिक्स का है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो बढ़िया से, दोनों बुक्स को सॉल्व कर लो, आपकी जो इकोनॉमिक्स की दोनों बुक है, सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर डेली अवेलेबल है, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते जाओ, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री की भी सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। आई होप सब कुछ बढ़िया गया होगा, घबराने वाली बात नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा, मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो वीडियोस होते हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखिए। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। आप सोचोगे सर स्कूल खत्म, अब एमबी का क्या काम। एमबी में पता है ऐसे टॉपिक्स हैं जब जो आप लोग अभी देख रहे हैं ना 11-12 में पढ़ रहे हैं, यही आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी लेके आ रहा है, तो आप वो भी उसका भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।